नमस्कार, वेलकम टू माय शो। मेरा नाम है तरुण आलूवालिया। आप देख रहे हैं मेरे साथ लाइफ आजकल। जब मैंने ये वीडियोस बनाना शुरू किया था यूट्यूब में तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझसे एक से बढ़कर एक लोग मिलते जाएंगे और उनसे मेरी मुलाकात होगी और ऐसी ऐसी हस्तियों से मेरी मुलाकात होगी और मुझे मौका मिलेगा बात करने का, जो शायद मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उसी सिलसिले को आज आगे बढ़ाते हुए मैं आप सबके सामने एक बहुत ही ख़ास मेहमान लेकर आया हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून उत्तराखंड से रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पवन कुमार जैन जी। पवन सर, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मुझे सच में बहुत खुशी है कि आपने मुझसे बात करने के लिए हाँ कही। नॉर्मली बड़ा इट इज सो गुड ऑफ यू। थैंक यू। बिल्कुल सर। पवन सर, तो शुरुआत करते हुए मैं आप ही से अनुरोध करूंगा कि अगर आप थोड़ा सा अपना परिचय दें मेरे दर्शकों को, उसके बाद फिर बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी, मेरा नाम पवन कुमार जैन। मैंने एमएससी किया बॉटनी से। उसके बाद एलएलबी किया। 77 में पास आउट हुआ एलएलबी से। उसी साल मैंने पीसीएस जुडिशियल सर्विसेज का कंपटीशन फॉर्म भरा, उसमें ज्वाइन किया। 1980 में उसका रिजल्ट आया जी। और मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई एज मुंशी मजिस्ट्रेट फरवरी 1980 में। सबसे पहले बार मैं कोर्ट में बैठा था। अच्छा, फरवरी और 1980। फरवरी 1980 में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी नैनीताल में। अच्छा। उसके बाद में प्रमोशंस होते रहे, कई जिले घूमता रहा। अल्टीमेटली अगस्त 2013 में मैं रिटायर हो गया एज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज। ओके। ओके। उस रिटायरमेंट के बाद मुझको 5 साल के लिए फिर कंज्यूमर फोरम में प्रिजाइडिंग जज बना दिया गया ओके। और वहां से मैं 2018 में रिटायर होकर के फिर देहरादून आ गया। अच्छा। ये तो मेरा सर्विस बैकग्राउंड है। जी। वैसे हम मीडियम फैमिली, जैसे मीडियम इनकम ग्रुप की फैमिलीज होती है, उसी से बिलोंग करता हूँ। जी। मेरे फादर अकाउंट्स ऑफिसर थे, उनके भी ट्रांसफर्स होते रहते थे। जी। मेरी 3 बहनें हैं, मैं हूँ अकेला भाई। मेरे फादर ने उस वक्त बड़ी फार साइटेडनेस थी, उन्होंने कहा कि जिसको जितना पढ़ना है उतना पढ़े। अच्छा। मेरी सबसे बड़ी बहन, उसने डबल एमए किया, बीएड किया, वो लेक्चरर हो गई थी 1977 में। ओके। शी रिटायर्ड एज प्रिंसिपल। अच्छा जी। उसके बाद मेरे से जो छोटी है, उसने एमए इंग्लिश से किया था, वो भी लेक्चरर हो गई थी, परंतु शादी के बाद उसने रिजाइन कर दिया। सबसे ओके। छोटी है, उसने डबल एमए किया, एमफिल किया, एमएड किया, वो भी लेक्चरर हो गई थी, वो भी अभी इसी साल रिटायर हुई है। मैं ओके। आपके सामने हूँ। तो छोटी सी फैमिली है हमारी। जी, बहुत बढ़िया। 2 बेटे जी। हैं, दोनों ने एलएलबी किया है जी। और वो अपनी लॉ फर्म चलाते हैं। ओके। रहते हैं नोएडा में। दिल्ली में अच्छा। उनकी लॉ फर्म है, डिफेंस कॉलोनी में, जी। वहीं वो अपना। तो अभी आप अपने आप को रिटायर्ड बोल के देहरादून में सेटल हो गए हैं, पर आपका वैसे बैकग्राउंड उत्तर प्रदेश का है। जी, मैं हाँ यूपी कैडर में ही था। मैं यहाँ में देहरादून, मेरे रिलेशंस भी थे कुछ, और मुझे यहाँ क्लाइमेटिकली एंड सोशली मुझे बड़ा पसंद आया। मेरी पोस्टिंग रही थी यहाँ जी। 84 से 87 तक। मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट था, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ। ओके। तो उसी दौरान मैंने तय कर लिया था कि रिटायरमेंट के बाद देहरादून सेटल होगा। जी। तो तो अभी कैसे, अभी देहरादून आपको रास आ रहा है सर? एंजॉय कर मुझे रहे हैं अच्छा आप? लग रहा जी। है। मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था जी। कि गेटिंग ओल्ड इज मैंडेटरी, हम्म। बट फीलिंग ओल्ड इज ऑप्शनल। आप आप जितने बड़े होते जाइए, कुछ लोग यार बूढ़े हो गए या तो यार रिटायर हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप
टेंशन नहीं होनी चाहिए, किसी को तकलीफ मत दो, बहुत बढ़िया, आराम की जिंदगी कटती है। बड़ी खूबसूरत बात बोली। और पंजाबी में गाना भी है, कहावत भी है कि दिल होना जी चाहिए था जवान, उमरा चकी रखे यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक साहब ने बड़े बहुत अच्छी बात कही थी मिस्टर आलूवालिया। जी उन्होंने कहा कि आपकी शक्ति का, आपकी ताकत का अंदाजा इस बात से नहीं लगाया जाना चाहिए कि आपके कितने बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं। जी वो लोग कहते थे साहब, अरे साहब फला साहब है मेरे तो, उनसे दोस्ती है, फला टॉप ब्रास है उनसे मेरी दोस्ती है। मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि आपकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगना चाहिए कि आपकी दुश्मनी किससे है। एक कमजोर से कमजोर आदमी भी पीछे से आएगा, पॉइंट ब्लैंक रेंज से आपको गोली मार देगा, छुट्टी आपकी। जी, तो इसलिए दुश्मनी नहीं पालनी चाहिए लाइफ में। बहुत बढ़िया, कितना मस्त रहिए अपना, जितना जितना समाज सेवा हो जाए जी, उतना बढ़िया है। आपने बहुत शानदार बात बोली। पर जी जी जो आपका प्रोफेशन रहा सर, जिसमें आप जज रहे, जी तो ये तो बड़ा थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, क्योंकि कई बार आपको ऐसी जजमेंट देनी पड़ी होंगी जिसमें सामने वाली पार्टी को हो सकता है आपकी बात पसंद ना आई हो, और हम लोगों का भरोसा नहीं होता है। मैं ये नहीं कहता कि किसी ने कोई दुश्मनी पाली होगी, पर यू नेवर नो सामने वाले की इंटेंशन क्या होती है आज के ज़माने में। ये बात तो सही। पर एक बात है पार्टनर, मैंने टोटल करीब करीब 38 से 39 साल कचहरी की नौकरी की। जी एंड बिलीव मी, मुझे इतने पीरियड में कभी कोई ना मैसेज आया धमकी का, जी ना कोई कॉल आई। मैंने जी जब नौकरी ज्वाइन की थी 80 में, तब मोबाइल थे ही नहीं। तो जी ऐसे में सर ये वो सब व्हाट्सएप कुछ नहीं था। वैसे भी कहीं किसी कॉर्नर से, जी तो मैंने खुद भी महसूस किया, रीड किया। मैंने कहा ऐसा क्यों है। धीरे धीरे मेरे समझ में एक बात आ गई कि लोग बाग जीते जी तो ये कहते हैं कि मुझे अगर न्याय मिलेगा तो जज साहब का है, कचहरी से न्याय मिलेगा, मरने के बाद भगवान न्याय करेगा। तो दो ही लोगों को मानता है कि न्याय मिलेगा मुझे। अगर लोगों को ये विश्वास है कि ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठा है कोर्ट में, ये ऑनेस्टली और इम्पार्शियली डिसीजन देगा, तो हारने वाला भी कभी नाराजगी लेकर के नहीं जाता। अगर उसको ये पता चल जाए कि इन्होंने किसी दबाव से, किसी प्रभाव से या रिश्वत लेकर के जी मेरे खिलाफ मुकदमा किया है, तो निश्चित रूप से वो दुश्मनी पालेगा। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल ठीक। मैं पूरी नौकरी भर मस्त रहे हम। बस केवल एक दो पोस्टिंग ऐसी थी कि जब मेरे को गार्ड भी मिलते थे, सिक्योरिटी मिलती थी मेरे घर के सामने भी, वो 24 घंटे बंदूक वाला वो खड़ा रहता था। जी जब मैं एंटी डेकोइटी जज था, तब 5 जिले मेरे जुरिडिक्शन में थे। कानपुर मेरी पोस्टिंग थी तब। जी तब फतेहपुर और आपका औरैया, इटावा, ये जितने सब क्रिमिनल एरियाज में गिने जाते थे उस जमाने में। कब की बात है इनके सर? जितने मुकदमे थे वो गैंगस्टर्स के, डेकोइट्स के, वो मेरी कोर्ट में चला करते थे। तो वो शासन से आदेश थे कि वो मेरे घर पर पूरी पिकेट 24 घंटे रहती थी, पूरी टेंट लगा के। अच्छा, एक शैडो रहता। ये कब की बात है कौन सर? ये 2008 और 2009 की। जी। पर उसके बाद भी मैं तब कोई दिक्कत नहीं। जब कभी जाना होता था, बच्चे बीवी बैठे, गाड़ी चलाई, गाड़ी में गए और न घुमाए फिराए कुछ नहीं, बल्कि वो शैडो कहते थे, कहने लगे सर आप ना जाए। कहने लगा कौन है यार, कौन। जब डिस्ट्रिक्ट जज हो गए थे तब तो वो मजबूरी थी, तब तो हम घर से निकलते भी थे तो पूरी सिक्योरिटी के साथ निकलते थे। यही पूछने लगा था मैं जी, यही पूछने लगा था कि सर कभी डर लगा, कभी ऐसी कोई नौबत आई? देखिए कभी कभी ऐसा तो होता था, जब मर्डर केसेस का डिसीजन हमको लिखना होता था जी तो हमारे पेपर जस्टिस है जी पेपर जस्टिस में जो गवाह गवाही देते हैं या जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जी तो कई बार बॉर्डर लाइन केसेस होते थे। जी तो जब रात को कई बार पढ़ते पढ़ते बड़ा सर दर्द हो जाता था, ये सोचते कि क्या किया जाए। जी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, कई मामलों में कहा है कि 100 गुनाहगार छूट जाए परंतु एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। ये ओल्ड नोशन था, अब तो नोशन बदल गया। अब तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि बेगुनाह
को तो सजा नहीं होनी चाहिए, परंतु गुनाहगार भी छूटना नहीं चाहिए। गुनाहगार क्यों छूटे? बिल्कुल ठीक। तो हाँ, हाँ, तो उसमें ये कई बार रहता था कि यार कहीं गलत सजा ना हो जाए, क्योंकि मर्डर केस में तो और कुछ नहीं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही है जी। उसमें कई बार होता था कि भाई ये तो नहीं कभी लगा कि मेरे साथ मेरे हाथ से अन्याय हो जाएगा, पर तकलीफ होती थी। हमने कहा यार कोई गलत डिसीजन ना हो जाए, परंतु ये पार्ट ऑफ द प्रोफेशन था या पार्ट ऑफ द जॉब था जी। तो इसीलिए हायर की सिस्टम है। अगर हमने कोई डिसीजन दिया तो उसके बाद हाई कोर्ट जाता है आदमी, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट में भी रिव्यू पिटीशन डलती है। ये तो कहीं ना कहीं अगर मान लिया गलती किसी स्टेज पर हो गई है जी जी, तो वो गलती रेक्टिफाई हो ही जाती है। अब वो तो करेक्ट। पवन सर, कितना स्ट्रेसफुल होता है एक जज बन के रहना, कितना चैलेंजिंग होता है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल इसलिए लेना चाह रहा था कि मैं ऐसे ही पढ़ रहा था कि पायलट अगर एक साधारण तो नहीं कहेंगे, पायलट भी अगर हवाई जहाज़ उड़ाता है तो अमूमन उसको भी प्लेन उड़ाने से पहले लगभग 10-12 घंटे का एक रेस्ट चाहिए होता है, और डेली का उसका एक रिजीम होता है, एक रूटीन होता है, जिसमें शायद खाने पीने का भी नियंत्रण मात्रा में खाने पीना भी शामिल होता है, भरपूर संपूर्ण नींद भी होती है, योगा प्राणायाम एक्सरसाइजेस भी होते होंगे। तो क्योंकि उसके हाथ में कईयों की ज़िंदगी रहती है, एक जज का होना, मेंटली स्ट्रांग होना और मेंटली हेल्दी होना कितना इम्पोर्टेंट रहता है, और वो आप कैसे मेंटेन करते हो अपनी डेली लाइफ में? आपके फैसले से एक आदमी, एक परिवार, एक समाज, एक जगह, एक देश, सोसाइटी, मतलब कई चीज़ों को प्रभावित किया जा सकता है, बल्कि आने वाले जनरेशन्स प्रभावित हो जाते हैं एक जजमेंट से। तो कैसे एक जज अपने आप को, पूरे दिनचर्या क्या होती है और कैसे अपने आप को? ये बात सही है ब्रदर कि मेंटली उसको स्ट्रांग होना चाहिए और फिजिकल स्ट्रेस भी नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों की जो लाइफ है, मैं अपनी बताऊं, वैसे सभी का यही है कि मॉर्निंग में उठने के बाद 8:30-9 बजे करीब तक हमारे स्टेनो घर आ जाते थे डिक्टेशन लेने के लिए, क्योंकि कोर्ट में जितना टाइम हम बैठते हैं जजेस जी, तो जो व्यूअर्स हैं या लिटिगेंट्स हैं उनको केवल उतना ही दिखाई देता है कि जज साहब 3 घंटे या 4 घंटे बैठे या 5 घंटे बैठे जी। उसके बाद अगर मान लिया हम चैम्बर में कुछ लिखा रहे हैं, कोई ऑर्डर अर्जेंट है लिखा रहे हैं, तो लोग भाई सोचते हैं कि चाय पी रहे होंगे बैठे हुए वहां। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। तो ये दिनचर्या यही रहती कि सुबह स्टेनो आते थे, स्टेनो आए, उनको 1 घंटा करीब हम डिक्टेशन किया हमने, ताकि वो जाकर के अपना टाइपिंग शुरू कर देते। पहले तो रेमिंगटन के इसके उसके वैसे टाइपराइटर हुआ करते थे, अब तो बहुत सिस्टम बदल गए जी। उसके बाद कोर्ट हमारे 10:30 बजे से 4 बजे तक कोर्ट आवर्स होते थे जब मैंने नौकरी की थी। उसमें जाकर के आधा घंटा करीब तो ये अर्जेंट सिग्नेचर है वगैरह वगैरह, बाबू वगैरह से काम वाम में सब करने, 11 बजे तक कोर्ट में हम बैठ जाते थे। उसके बाद वो हियरिंग होती थी, सुनते थे जी, और उसके बाद वो सुनने के बाद लंच हुआ, लंच के बाद फिर बैठ गए, 4 बजे तक फिर सुना, और उसके बाद थोड़ी बहुत देर तो वहां लिखा लेते थे। वैसे थक जाते थे तब तक आते आते, तो घर आए, घर आकर के 1 घंटा 1.5 घंटा थोड़ा रेस्ट किया या चाय वाय पी, फ्रेश हुए। शाम को फिर 6-7 बजे के बीच में फिर हम फाइल लेकर के अपने बैठ जाते थे ऑफिस। अच्छा, क्योंकि जितना हमने सुना है जी, उसको जजमेंट या ऑर्डर्स भी तो डिलीवर करने हैं ना जी। तो जी, वो करीब 2-3 घंटे, 3 घंटे तो मिनिमम रहता ही था शाम को जी। हाँ, 2-3 घंटे करीब उसको पढ़े, उसके नोट्स बना लिए, ताकि सुबह को जब स्टेनो आए उसको डिक्टेशन दिए गए। तो एक सोशल लाइफ तो करीब ना के बराबर ही हो जाती। मतलब ये एक तरह से, ये तो मुझे 12, 14, 15 घंटे, 16 घंटे की जॉब लग रही है शायद सोने के लिए आपको। हाँ, समय ये बिल्कुल सही है। देखिए, अगर आप घास काटेंगे, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक एंड टू बी वेरी फेयर, अगर घास काटनी है कचहरी में बैठ करके
तो सरकार तनख्वाह तो देती ही रहेगी जी। ऐसे भी होते हैं, आप अगर ऐसे जजेस भी होते हैं। हाँ मतलब ये है कि हल्का फुल्का काम करते रहे, टफ काम आया उसको टाल दिया। जी। तो मैं ये मानता था कि आपको जो जॉब मिला है, ईश्वर ने आपको ऐसी कलम दे दी जिससे आप किसी की जिंदगी और मौत का फैसला भी लिख सकते हैं। जी। तो कितनी ऑनरस ड्यूटी आपके ऊपर है, तो इसलिए स्किप नहीं करना चाहिए। जो भी आपको जिम्मेदारी मिली उस जिम्मेदारी को निभाइए। पवन सर, अब सोशल ये तो और भी टफ हो जाता होगा ना। आई एम सॉरी, मैंने आपको इंटरप्ट किया। नहीं ये और भी टफ हो जाता होगा। मैं कहीं सुन रहा था और पढ़ रहा था कि हिंदुस्तान जैसे देश में, जहाँ पे ऑलरेडी जजों की संख्या इतनी कम है, यहाँ पे देख रहा था कि एक जगह लिखा हुआ था कि इंडिया हैज़ जस्ट 20 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन। मतलब 10 लाख लोगों के ऊपर सिर्फ 20 जज हैं हिंदुस्तान में। और ऐसे में तो आप लोगों के ऊपर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आंकड़ा सही हो सकता है, ये भाई मैंने कहीं पढ़ा ही है, तो आई एम जस्ट कोटिंग इट। पर ये फिर तो और भी स्ट्रेसफुल हो जाता होगा आप लोगों के लिए, या जो भी जज हैं जो काम कर रहे हैं इस इतनी बड़ी। ये बात सही है। काफी पहले जब मैं नौकरी में आया था, तो मैंने पुराने सर्कुलर्स देखे थे। उस सर्कुलर्स में था, मेरे ख्याल से एक मुंशी मजिस्ट्रेट के यहाँ 250 मुकदमे से ज्यादा नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए, अच्छा। हाँ, मतलब उन्होंने एक सीलिंग दे रखी थी, ऐसा नहीं कि 250 के बाद 251 में नहीं होगा। तो उन्होंने एक बना रखा था पैरामीटर कि इतना होना चाहिए ताकि वो ऑप्टिमम आउटपुट दे सके। और मैं कानपुर में जब पोस्टेड था, तो वहां पर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में करीब करीब 40,000 मुकदमे थे। 40,000, बताइए कि हाँ, तो वो ये तो समस्या है, परंतु इसके लिए अकेली गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए हम सब लोग थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूटर हैं। सामान्यतः लोग बाग गवर्नमेंट को ही कहकर छुट्टी कर देते हैं कि साहब 1 मिलियन में केवल 20 जजेज है जी। एक कोर्ट को खोलना कोई आसान काम नहीं होता सरकार। मैं विशेष सचिव भी रहा न्याय विभाग उत्तर प्रदेश में, मैंने बहुत नजदीकी से सब कुछ देखा है। एक कोर्ट खोलने के लिए बिल्डिंग भी चाहिए, स्टाफ चाहिए, और पैराफर्नेलिया, टीवीएस, गाड़ी घोड़ा, ये वो सब कुछ चाहिए। तो एक जज जो है बहुत कम पैसे में नहीं बैठ, उनकी सबकी सैलरी सब देनी पड़ती है। देखिए, पेंडेंसी के बहुत सारे कारण जी। मेरे दो बेटे हैं, मेरी वाइफ है, तीनों एडवोकेट हैं। मैं विद ऑल द रेस्पेक्ट्स टू माय माइंड, जितनी भी ये अगर कोई झूठा मुकदमा दायर कर रहा है जी, पता होता है ना कि हम ये मुकदमा झूठ, क्लाइंट अपना बता देता है। बहुत बढ़िया, करेक्ट। तो झूठा मुकदमा अगर दायर किया जा रहा है तो एक मुकदमा तो बढ़ जाता है। करेक्ट। तो आत्मावलोकन और आत्म संयम हर क्षेत्र में हर एक को जरूरी है। अगर जजेस की जिम्मेदारी है कि वो ऑनेस्टली और टाइमली जजमेंट डिलीवर करें जी, तो उन लोगों की भी जिम्मेदारी है जो दूसरे की जमीन कब्जाए बैठे हैं, दूसरे का मकान कब्जाए बैठे हैं, फिर वकील साहब के पास जाकर के कचहरी में कहते कि वकील साहब कुछ भी हो जाए, साहब ये मकान, ये जो कब्जा मैंने कर रखा है ये मेरे नाम हो जाए, मतलब मैं ही जीत जाऊँ। बहुत बड़ी बात बोली सर। तो इसी बात पे याद आया, इसी बात पे क्वेश्चन आ गया इंटरेस्टिंग सा। तो जी ये 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक तो ज़रूर कोई किस्सा अगर आपके माइंड में आएगा, कोई हास्यास्पद किस्सा या कोई सीरियस किस्सा जिसने आपको सोचने पे या थोड़ा सीरियस होने पे मजबूर कर दिया हो, अगर कोई माइंड में होगा ज़रूर शेयर करिएगा मेरे दर्शक के साथ। लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि क्या ये बात सच है पवन सर कि एक जज को शुरुआती ही कुछ सुनवाइयों में या शुरुआती कुछ समय में ही पता चल जाता है कि कौन सी पार्टी सच बोल रही है, कौन सी पार्टी झूठ बोल रही है? ऐसा कभी होता है एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपको लगता है? मेरा अपना तजुर्बा ये है कि जो केसेस होते हैं उसमें करीब करीब 50% मामले ऐसे होते हैं जिसमें हमको आभास हो जाता है कि इसमें सही कौन है गलत कौन है। अच्छा। क्योंकि जो सत्य होता है ना, सच्चाई जो होती है वो तो उसका तो टैनर ही अलग होता है। हाँ, उसका रंग रूप अलग होता है। उसका रंग रूप अलग होता है।
और जो झूठ होता है, झूठ को थोड़ा पेंट करके जी। और सच्चाई में तब्दील करने की कोशिश की जाती है। तो एक तो वो जो कहीं कहीं वो छलक जाता है। दूसरा, जब विटनेसेस आते हैं जी। तो विटनेसेस का रंग ढंग, बोलने का तरीका, उसका जवाब देने का स्टाइल, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, ये सारे की सारी चीजें जो है ये क्योंकि हम लोग जब बैठते हैं तो हम लोग हर चीज को वॉच करते हैं। जी। इसीलिए ये हमको ट्रेनिंग में सिखाया गया था कि जी। आप वहां पर मूर्ति की तरह मत बैठिए, यह मूर्ति बन गए आप हर चीज पर आपको बड़ी पैनी निगाह होनी चाहिए। विटनेस क्या कह रहा है, विटनेस कैसे बोल रहा है, विटनेस से सवाल किया गया कि एक्सटेम्पोर जवाब दे रहा है या सोच सोच करके बोल रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें वो सब दिमाग में ओवरऑल जो उसका वो रिजल्ट बनता है जी। वो हमारे ये बड़ा मददगार होता है। और वो एक्सपीरियंस से ही आता है पवन सर? फाइनल डिसीजन करते वो एक्सपीरियंस से ये चीज़ आती है या ट्रेनिंग की वजह से भी जी। ये चीज़, ये जो आपने बोला जो आप पहचान जाते हैं शुरुआत में, ये एक्सपीरियंस से आती है ये। और थोड़ा सा हर आदमी का अपना एक पियर्सिंग आईज कह लीजिए या उसका एक देखने का नजरिया। कुछ लोग होते हैं कैजुअल, बिल्कुल अच्छा। अरे ठीक है जो कुछ है वो राह होने दो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बिल्कुल इंटरेस्टिंग बात बोली और ये मुझे सुन के बहुत खुशी हुई। एक हिम्मत बस। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा बताऊं। देखिए, मैंने नौकरी में बहुत बहुत सारे केसेस किए, बहुत किए, अनगिनत केसेस डिसाइड कर दिए होंगे। कुछ चीज ऐसी होती है कि जो लाइफ में आज तक भी मेरे को मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी जी, ऑफ कोर्स। कानपुर में मेरी पोस्टिंग थी जी। 2007 से 2010 तक मेरी पोस्टिंग रही कानपुर नगर में। अच्छा। उसमें 1.5 साल का पीरियड ऐसा था कि फैमिली कोर्ट का प्रिजाइडिंग जज था। फैमिली कोर्ट, जो फैमिली कोर्ट में मुकदमे आते हैं फैमिली से रिलेटेड, डाइवोर्स के मुकदमे हैं, मेंटेनेंस के मुकदमे हैं, मियाँ बीवी के झगड़े हैं, ये सब। प्रॉपर्टी वगैरह के बेसिस में होते हैं ना, उसमें प्रॉपर्टी की नहीं आती। अच्छा। ये वो मतलब ये मेरा अलग नोटिफिकेशन होता है हाई कोर्ट की तरफ से कि जो फैमिली जज है वो फैमिली मैटर्स ही करेगा। ठीक है जी, ठीक है। एक ओल्ड लेडी थी, मेरे ख्याल से रही होगी 75-80 साल की रही होगी। उन्होंने मेरी कोर्ट में मुकदमा दायर किया कि मेरे 4 बेटे हैं और मुझे कोई भी कुछ भी खर्चा नहीं देता। अच्छा। तो नोटिस भेज दिए चारों को। जी। जब वो आए नेक्स्ट डेट पर तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई ये आपकी मदर है? जी हाँ। मैंने कहा इनका कहना ये है कि आप इनको रोटी पानी तक नहीं देते हो। अच्छा। तो वो चारों के पास कोई ना कोई एक्सक्यूज था। अच्छा। नेम एक्सक्यूज। कोई कह रहा है कि साहब ये तो घर में चैन से रहने नहीं देती है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ जी। परंतु मेरी लिमिटेशन थी। फिर भी मैंने उनसे कहा, हमने कि आप लोगों को यार शर्म आनी चाहिए, ये माँ है ना आपकी, जी। कम से कम रोटी देने की और इसको कपड़े देने की और एक छोटी सी छत देने की जिम्मेदारी तो आपकी चारों की है ही। जी। मैंने कहा ये अगर इस एज में अगर इसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है तो कहीं ना कहीं इसको तकलीफ हुई होगी। तो ये शौकिया तो आने गई है, ये प्रॉपर्टी तो मांगने नहीं आई किसी से। जी। तो खैर वो अपनी अपने बातें कहते रहे। मैंने फिर उनके सबका थोड़ा थोड़ा सब पे भार डाल दिया और मैंने वो माता जी का, मैंने उनके वकील साहब से कहा, मैंने कहा वकील साहब आप इनका एक अकाउंट खुलवा दीजिए अच्छा। किसी भी बैंक में, और इन चारों को मैं ऑर्डर कर रहा हूँ कि इनकी जिम्मेदारी हर महीने की 7 तारीख तक जिसको जितना पैसा मैंने ऑर्डर किया है ये इनके माताजी के अकाउंट में डाल दिया करेंगे। मैंने कहा मत देखो अपनी माँ की शक्ल। तो ये मतलब मेरे को लगा कि यार ये समाज कहाँ जा, एक माँ पैसे रोटियों के लिए भीख मांगने आई कोर्ट है, सब ऐसी सब तरह के लोग हैं।
और भी कोई ऐसा केस रहा पवन सर जिसने आपको दुखी किया हो, मतलब जैसे ये एग्जांपल दिया आपने, इसके अलावा भी कोई केस रहा हो? ऐसे तो कई आए होंगे मेरे हिसाब से, पर कोई ऐसा खास छाप छोड़ी? ये है, मैं कंज्यूमर फोरम में था। कंज्यूमर फोरम में मैं मुरादाबाद, मेरी पोस्टिंग थी। तो वहाँ एक कस्बा संभल है। अच्छा, नाम सुना हो कभी आपने? संभल। संभल मैंने सुना है। हाँ, तो वहाँ के एक अच्छे रईस थे, गैस की एजेंसी भी थी उनके पास, और भी बिजनेस था उनका। तो उन्होंने अपना 20 लाख रुपया का एक इंश्योरेंस कराया अपना। जी। उसका प्रीमियम जो था, प्रीमियम दे दिया जी। और प्रीमियम देने के बाद उसकी वो प्रोसेसिंग हुई होगी इंश्योरेंस कंपनी में। जी। अब तो कंप्यूटराइज्ड है ना सिस्टम सारा। हाँ जी। तो जब ये इंश्योरेंस जारी करने से पहले, इंश्योरेंस इश्यू करने से पहले एक लुक आउट पीरियड होता है। 15 दिन का एक ग्रेस पीरियड देते हैं इंश्योरेंस कंपनी वाले कि आप देख लीजिए, अभी विचार कर लीजिए कि आप इसको कंटिन्यू करेंगे या आप इसको पैसा वापस देकर ड्रॉप आउट करना चाहते हैं। उसमें कंडीशंस वगैरह सब होती है इंश्योरेंस कंपनी की। कई बार आदमी सोचता है कि यार मुझे नहीं लेना, मैं बेकार है, मैं अपने पैसे ले लूंगा जी। तो खैर वो लुकआउट नोटिस उन्होंने भेज दिया था। बदकिस्मती से वो जो जिन्होंने इंश्योरेंस के लिए पैसे अपने जमा किए थे, मेरे ख्याल से 40-45 साल, 50 साल के रहे होंगे मुश्किल से। हाँ जी। वो बाजार में जा रहे थे, दो लोगों में आपस में झगड़ा हुआ, एक ने दूसरे पे गोली चलाई और वो बदकिस्मती से गोली उस शख्स को लग गई जिसने इंश्योरेंस के लिए पैसा जमा किया। अच्छा। झगड़ा एक्स और वाई का हो रहा है, वो गोली किसी और को बदकिस्मती से उनको लग गई एक्सीडेंटली, तीसरे आदमी को, जिनका इंश्योरेंस, मतलब यही जो हाँ जिन्होंने इंश्योरेंस का पैसा जमा किया था उनको लग गई जी। और वो वहां पर जो है वो एकदम से वो पुलिस वाले आ गए, FIR दर्ज हो गई वहां पर। उनकी हालत काफी गंभीर थी, उनको दिल्ली रेफर कर दिया गया। जो प्रोस्पेक्टिव इंश्योर्ड थे दिल्ली रेफर कर दिया गया। 3-4 दिन वहां वो रहे, वहां बदकिस्मती से उनकी डेथ हो गई। तो इंश्योरेंस कंपनी को केवल इतना पता चला कि ये जो प्रोस्पेक्टिव इंश्योर्ड थे जी, इनकी डेथ हो गई। अच्छा। क्योंकि डेथ का मतलब ये कि जो 20 लाख रुपए का उन्होंने इंश्योरेंस का वो फॉर्म भरा हुआ था, इंश्योरेंस कंपनी को 20 लाख रुपए देने पड़ते। करेक्ट। उन्होंने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराया था ना जी, और प्रीमियम उसका मुश्किल से होगा 2-3-4 हजार रुपया या 5 हजार रुपया या 10 हजार रुपया जी। तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया कि वो एक टाइप करके कागज और ऐसे नीचे उनके फर्जी से दस्तखत बना करके मतलब अपने यहाँ रिकॉर्ड में ले लिया कि साहब मैं इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मेरा पैसा वापस कर दिया जाए। अच्छा। वो जो प्रोस्पेक्टिव इंश्योर्ड थे, मैं और आपको साफ ऑब्जर्व होता हूँ, उनकी मान लिया आज 11 फरवरी है, 11 फरवरी को डेथ होती है जी, ठीक। इंश्योरेंस कंपनी को पता चला तो उन्होंने क्या किया, 8 या 9 फरवरी को ही एक लेटर बना करके टाइप करके बैक डेटेड और अपने रिकॉर्ड में लिख दिया कि साहब मैं इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मेरे पैसे वापस कर दिए जाए। अच्छा। ताकि उनको 20 लाख रुपए की देनदारी से बचा जा सके जी। इंश्योरेंस कंपनी। ये सारा का सारा सच्चाई क्या थी मुझे नहीं पता, ये सारा का सारा फाइल से मुझे अभी तक याद है। अच्छा। तो उसकी जो उनकी जो विडो थी, उस विडो ने कंज्यूमर फोरम में मुकदमा दायर किया कि साहब मेरे हस्बैंड ने ऐसे ये इंश्योरेंस की पॉलिसी ली थी, पॉलिसी डॉक्यूमेंट मेरे पास पहुंच नहीं पाया, उससे पहले ही ये ऐसे एक्सीडेंटली गोली लगने से मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। और ये जो है वो इन्होंने इस तरीके से ये लुकआउट के जवाब में ये बना लिया कि मैं इसको पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। तो उसमें रीजन ये लिख रखा था कि मुझे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, इसलिए मैं इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता। अच्छा। तो
लेडी के वकील पर इंटेलिजेंट वकील थे, उन्होंने सारा लिखा करने के साथ गैस की एजेंसी चला रहा है ये आदमी, इसके और भी काम है, अभी 8 दिन पहले ये पैसा जमा कर रहा है, हाँ इसको कौन सा ऐसा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ गया जी ये कह रहा कि मैं नहीं चलाना चाहता। वो दरअसल गलती उसमें क्या हुई, जिस डेट का वो लेटर था जी कि मैं अब इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता, जी उस डेट को वो शख्स दिल्ली आईसीयू में पड़ा हुआ था। ये उसमें क्रक्स, ये मतलब ये ही अकेला क्रक्स उसमें आज इसको मैंने पकड़ लिया। मतलब उनको इंश्योरेंस कंपनी को ये पता ही नहीं था कि इसको शख्स को ऐसे गोली लग गई है और एक्सीडेंटली, और उसकी एफआईआर भी हो गई। अगर उनको पता होता तो और मैनिपुलेट कर लेते। तो वो खैर मैंने बाद में उस केस को डिसाइड किया और मैंने ये पाया कि वो जो लेटर था इंश्योरेंस कंपनी का वो फोर्स्ड है, क्योंकि ना उसमें कोई सिग्नेचर की ऐसी चिड़िया बैठी थी। मैंने उसमें 20 लाख रुपया वो इंश्योरेंस के और उस पर शायद 9% इंटरेस्ट, कर 24 लाख रुपया बनता था, उसको मैंने ऑर्डर कर दिया। वाह पवन सर, आप समझिए कि वो उसकी अपील, इंश्योरेंस कंपनी ने उसकी अपील की लखनऊ में कंज्यूमर कमीशन में, और मेरे ख्याल से मुझे ध्यान है 3-4 महीने के अंदर अंदर अपील भी डिसाइड होकर के आ गई। और इंश्योरेंस कंपनी ने, मैं वहां पोस्टेड था उसी दौरान ही वो उसको 23 या 24 लाख रुपया का पेमेंट किया। वो मुझे अंदर से मुझे जीवन में लगा कि ये कोई वाकई बहुत भला काम हुआ, अच्छा काम हुआ। वो लेडी बेचारी 40 साल की उम्र रही होगी उसकी, विडो जी। ये इस तरह के केसेस भी लोग बाग होते। तो आपने शुरू में बात कही थी ना कि साहब टेंडेंसी बहुत, तो ये आई ओपनर्स हैं कि लोगों को खुद ये सोचना चाहिए कि हम लोग अननेसेसरी क्यों भर रहे हैं कोर्ट को। अरे सही मुकदमे लाइए। सही बात है। पर जो आप एग्जांपल दे रहे हैं ना जजमेंट्स के, इसको सुन के मतलब जुडिशरी पे इतना भरोसा बढ़ता है, खुद में मुझे सुन के इतना कॉन्फिडेंस आता है कि न्याय जिंदा है। न्याय जिंदा है बिल्कुल। अगर यहाँ अभी कोर्ट्स लोकतंत्र में सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ है, इसीलिए लोग बाग लड़ाई झगड़े में भी कहते हैं, मतलब घरों में तो अक्सर होता है, कहने लगे मरते तो खर्चा मैं तो वहां जज साहब से ले लूंगी खर्चा जाकर। भगवान मानते हैं सर आपको, दूसरा आपको भगवान मानते हैं। भगवान मानते हैं, ये बात सही है, पर हम लोगों को भगवान की तरह व्यवहार भी करना चाहिए जी। अगर हमको देखिए, हर आदमी का एक व्यक्ति किसी के लिए पति है, किसी के लिए पिता है, किसी के लिए पुत्र है जी, माँ के लिए तो बेटा है जी, अपनी बेटी के लिए पिता है, पत्नी के लिए वो पति है। तो हर एक व्यक्ति के साथ एक ही व्यक्ति का अलग अलग व्यवहार होता है। माँ के साथ उसका अलग व्यवहार होगा, पत्नी के साथ अलग होगा जी। तो जब वो कचहरी में बैठते तो वहां तो दुनियादारी भूल करके बैठना पड़ेगा, तब कचहरी कर पाओगे जी। पवन सर, कभी कोई ऐसा केस भी, मतलब किस तरह के केसेस आते थे जब आपको गुस्सा आता था कि यार बहुत नफरत होती थी कि इस तरह के केस ऐसा नहीं होता था? नहीं, ये तो कुछ नहीं। वो देखिए, वो ऐसा तो कभी नहीं होता था, कभी नहीं हुआ कि गुस्सा आया हो या नफरत हुई हो जी। तो देखिए, जो सिस्टम है ना जी, हम अपने हिसाब से सोचते तो रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जैसे मैं खुद कह रहा हूँ कि आत्मावलोकन करना चाहिए, झूठे मुकदमे नहीं आने चाहिए, परंतु आप अपना ठेका, आलू वालिया ब्रदर, आप अपना ठेका ले सकते हो ना। करेक्ट। मैं पीके जैन का नहीं ले सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये अब केसेस तो ये शुरू में जब नौकरी में आए थे तो सिविल केसेस ही मिलते थे, प्रॉपर्टी के मुकदमे। जैसे जैसे सीनियर होते जाते फिर क्रिमिनल मैटर्स, मजिस्ट्रेसी मिलती है, मजिस्ट्रेसी में क्रिमिनल मैटर वो हल्के फुल्के होते, चोरी चकारी थे, इसके मारपीट कर ली, इस तरह के मुकदमे। तो धीरे धीरे ट्यूनिंग भी होती रहती है ऑफिस जी। ये ब्रिटिश पीरियड से सिस्टम बना है वो ऐसा है कि एकदम से ही आपको AK-47 नहीं पकड़ा देते, मैगजीन खाली कर दिया आप जी जी। वो रिटायरमेंट के बाद मिस करते हैं अपनी जॉब को ना मतलब तो उसको याद तो करता हूँ
गुड ओल्ड डेज याद तो करता हूँ, परंतु एक मिस करना होता ना कि आदमी कचोटता रहता है, अरे यार रिटायर हो गए, हाँ अरे जी। यार तब बच्चे थे। अच्छा। देखिए, जो हम लोग जो भी नौकरी में घुसते हैं, अगर रिटायर नहीं होंगे तो हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कहाँ जाएगी भाई। सही कह रहे हैं। इसीलिए रिटायरमेंट की एक कट लाइन होती है कि आप 60 साल पर आप ऑटोमेटिकली यू रिटायर। हम्म। करेक्ट करेक्ट। तो हम 60 साल में रिटायर हुए, 5 साल कंज्यूमर फोरम किया 2018 में, अब हम 70 साल के हो चुके। अब जी क्या है, तो पेंशन मिल रही सरकार से, जी। तो और कोई नौकरी के दौरान या लाइफ की कोई रिपेंटेंस नहीं है जो कचोटती है आदमी को, यार मैंने ये गलत काम किया था या सही। ये मुझसे गलती हो गई थी, ऐसी कोई रिपेंटेंस नहीं, तो अपना बढ़िया लाइफ कट रही। वो एक वो एक बोझ हो और जाता है। मेरे शौक है, वो शौक के सारे मेरा टाइम कटता रहता है। अच्छा, तो बताइए सर, क्या शौक है आपके? अपने रिटायर्ड लाइफ को कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप? मैं देखिए, मैं एक तो मुझे म्यूजिक का शौक है। अरे वाह। मैं जब नौकरी में नहीं आया था, जी। तभी से मुझे बांसुरी से बड़ा लगाव था, तो मैंने बांसुरी बजाना सीखा था। पहले ही सीख लिया था या रिटायरमेंट के बाद सीखा है? ना ना ना, पहले ही। अच्छा। हाँ, जब मैं एलएलबी कर रहा था तभी सीखा था मैंने। अच्छा जी। तो उस दौरान रेडियो स्टेशन से प्रोग्राम भी 3-4 बार आए, हमारे रिले हुए। और उस टाइम पे आप जॉब में थे जब आपने ये प्रोग्राम ना दिए? ना, जॉब में नहीं, जॉब में आने के बाद तो फिर वो पब्लिक प्रोग्राम तो बिल्कुल बंद कर दिए थे, जी क्योंकि दैट डिड नॉट सूट टू दी स्टेटस ऑफ द जजेस, कि वो जी। साले बांसुरी बजाते घूम रहे, गाना गाते घूम रहे। वो तो केवल इतना होता था कि अपने जो फंक्शंस होते थे अपनी जजेस के, इसके उसके, उसमें आपस में गाना बजाना होता रहता था, वो बात अलग अच्छा जी। ओके। है। एक तो ये था, दूसरा मेरे को बोनसाई का भी शौक है। बॉन्जाई। वेरी नाइस। हाँ, हाँ, वो मेरे को शौक है, बल्कि मैं आपका देख रहा था ब्रदर कुरुविला, लाइजू बीजू जी। साहब का। जी जी जी। तो उन्होंने भी मुझे काफी गाइड किया जी इस फील्ड में। जी। तो वो भी मेरा अपना एक शौक है, तो मैं भी उसमें दिन में 1-2 घंटे उसमें लगाता ये भी एक अलग पैशन है सर, है ना? हूँ। अरे गा बहुत। हाँ, मेरे को नेचर से वैसे ही लगाव था, मैंने बॉटनी से ही एमएससी किया था। अच्छा। एलएलबी करने से पहले एमएससी किया था बॉटनी से ही। तो मुझे बेसिक बेसिक नॉलेज तो थी ही। जी। और और बाकी शेपिंग मेरी थोड़ी सी ब्रदर लीजू ने कर दी। जी जी। वो तो मैं उनको, बहुत एक्सपर्ट हैं, वो तो उनकी उनके मैंने मतलब वो स्पेशल। बिल्कुल बिल्कुल एक्सपर्ट है। मैं मतलब वो तो सिखाते हैं सबको, जी बताते, मैं वो पढ़ रहा था, सुन रहा था आपका भी वो इंटरव्यू। जी। तो वो इज ए लीजेंड, बहुत बढ़िया आदमी है, बढ़िया। हाँ, मैंने उनको बहुत। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि लाइजू सर आप मुझे बुक भेजिए, उसको ऑटोग्राफ करके भेजिए अपनी बुक। उन्होंने भेजा मुझे। हाँ, मेरे पास भी है बुक उनकी। मैंने जी जब उनकी बुक निकली थी तभी मैंने मंगा ली थी। जी जी। बहुत बढ़िया बुक है। तो ये और गार्डनिंग का शौक कैसे आया पवन सर? ये पहले से मेरे था? जी। मुझे हाँ जी हाँ जी, आपको? मैं गार्डनिंग का शौक, एक्चुअली मेरे फादर को भी बहुत शौक था। जी। तो मेरे को बोनसाई का शौक तो इसलिए लगा, मेरे फादर इन लॉ पुराने जमींदार हैं, अब तो डेथ हो गई उनकी। जी। तो उनको उनको प्लांट्स का तो इस कदर शौक था कि मेरा साला जब विदेश पहली पहली बार गया, तो उसने कहा पापा आपके लिए क्या लेकर के आऊं। तो उन्होंने कहा कि ग्लैडोलाई के बल्ब ले आना, वहां से ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा। तो मेरे साले ने कहा पापा ये तो बहुत वजन हो जाएगा इसमें। जी। बोले तो तुम्हें पूछने की क्या जरूरत। और उनके ऑर्चर्ड्स हैं सब यहाँ सहारनपुर में ही, जी बीएड में काफी बड़े बड़े बाग हैं। जी। तो उन्होंने ही मुझे, जो पिलखन बोलते हैं ना, पिलखन पाकड़ बोलते हैं, जो फाइकस इन्फेक्टोरिया, उसकी 2 बोनसाई उन्होंने दी थी मुझे। ये अच्छा बात एज इन 1985 में देहरादून जब मेरी पोस्टिंग थी। अच्छा जी। तो मैं उनको उनको पालता रहा,
यहीं पर देहरादून में एक शो भी हुआ था, उस शो में लेकर उसको सेकंड प्राइज मिला। वाह। हालांकि मेरा नहीं था, मेरे फादर इन लॉ की गिफ्टेड आइटम था वो। तब से मुझे और शौक लग गया। तो मैं धीरे धीरे अब मैं यूट्यूब पर भी पढ़ा करके जी। अपना, मेरे पास भी अच्छा खासा कलेक्शन हो गया। ओके, तो आपका एक ज्यादातर शौक मेरा ड्रिफ्ट, हाँ एक शौक मेरा ड्रिफ्ट वुड्स का है। आई एम सॉरी, वो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यही रखी है। ये क्या चीज़ है पवन सर? ये अरे, ये कोई कोई स्कल्पचर सा लग रहा है, कुछ आर्ट। ये नेचुरल वुड्स है। अच्छा। एक्चुअली होता ही हिल्स में क्या होता है कि जी। जब पेड़ पेड़ बढ़ते रहते, कहीं पत्थर आ गया, कहीं बोल्डर आ गया, तो जी। रूट्स घूम जाएगी, सरकमेंट हो जाएगी। हाँ जी। वही वही जब बरसाती नाले में पेड़ उखड़ करके जी। बहते हैं जी। दरिया में, जी। तो यही चीज जो है वो जो देखने वाली आंखें हैं वो उनमें से पहचानती है कुछ, तो ये सब ऐसे कनेक्टेड है। ये देहरादून का ये दोनों आइटम ना, वाह। एक आइटम ये जो मूर्ति दिखाई मैंने, हाँ जी, हाँ ये जी। गौर से देखे, सिंगल है। अच्छा, ये सिंगल पीस वुड है, ये लकड़ी है? यस यस यस। अच्छा। आप देखिए ऐसा लगता है जैसे ये कोई लेडी है, वो डांसिंग लेडी। बिल्कुल, मुझे यही लगा, मैं तो स्कल्पचर बोल ही रहा था कि इसको कोई आर्ट, कोई इट्स अ फॉर्म ऑफ आर्ट लग रहा है इसमें मुझे कुछ कुछ। नहीं किया हुआ, ये सब इसको केवल मैंने इस पे माउंट कर दिया। अच्छा। वाह। तो ये मेरी 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 वाइफ को भी इन चीजों का शौक रहा, तो हम तो लोग जब देहरादून में पहुंचे। ये जी, आपकी सोच है, या ये दिस इज ऑलरेडी कोई फॉर्म ऑफ आर्ट, आर्ट फॉर्म है ऑलरेडी है, या ये आपने इवॉल्व किया है, आपने इसको नहीं नहीं, ना इजाद ना किया ना, है? देखिए एक दो यहाँ पर ऐसा होता है, कुछ तो लोग होते हैं कि ट्विग्स को, ब्रांचेस को, इनको लिया, असेंबल कर दिया, एक चिड़िया तोता पंख बना दिया, कुछ चीज बना दी, वो तो मैं समझता हूँ वो तो क्रिएटेड आर्ट है। ये हम्म। नेचुरल, अच्छा। ये जो पीस है जो मैंने आपको दिखाया, जी। ये नेचुरल है। ये तो ऐसी मार्शी लैंड में कहीं पड़ा हुआ था, तो मैं जी। और मेरी वाइफ, हम जी। लोग के पास अब कार नहीं हुआ करती थी, 84 85 की बात है, तो स्कूटर पर हम जाया करते थे। अच्छा। तो फॉरेस्ट में जाते थे, अंदर छोटी सी कुल्हाड़ी, छोटी आरी, ये सब हमने बैग में डाल रखा था। जी। हमको कहीं कुछ मिलता था तो हम ले आते थे। तो ला करके इनका फिर एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करते थे। अच्छा। 30 मिला करके उसमें डाल दिया, 2 2 3 3 दिन। अच्छा जी। फिर उसको छाया में सुखाते थे, तो बड़ा मतलब पॉलिश वॉलिश किया। अब ये वाली जो है, आप देखिए इसका, ये ऑल नेचुरल है। इसका फेस देखिए। जी। हाँ जी। करेक्ट। ये फरुखाबाद मेरी पोस्टिंग थी, तो वहां एक बहुत पुराना कोई पेड़ रहा होगा। जी। एक गांव है वहां पर, श्रृंगी रामपुर, ऋषियों का गांव कहते हैं, श्रृंगी रामपुर। तो श्रृंगी वहां हम रामपुर। लोग ऐसे गए थे, हमने कहा चलो देखते हैं। जी। तो दो फैमिली थी, तो एक बहुत बड़ा पेड़ था, उस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था मैं ऐसे ही, गर्मी का टाइम था। तो मुझे दिखे वो पग कटवाए, गांव के एक लड़के को बुला करके, हमने कहा इसको, इनको यहाँ निशान मार दिए, इनको यहाँ से काट करके, और मैंने कहा तुम, तो वो ले आया। तब फिर ये 3 पीस में जो मैंने आपको दिखाया, जी। 3 पीस, इसको फिर असेंबल किया। मेरे एक बड़े घनिष्ठ थे, सर्जन थे वहां पर फरुखाबाद में, उनको भी बहुत शौक था क्रिएटिव, तो ये असेंबल उन्होंने एक किया था के बाद। पर ये इसमें हमने कुछ कार्विंग नहीं की, यही ब्यूटी है इनकी। मेरे पास इस तरह के 10 12 पीसेज हैं, उनको अच्छा। साथ साथ ट्रांसफर में लेकर के घूमता रहा हूँ, तो इन चीजों में मेरा टाइम कट जाता वाह, मतलब ये एक दूसरा पहलू है आपका। मतलब नॉर्मली हम लोग जब जजेस की बात करते हैं तो मेरे माइंड में, मैं अपनी बात करूंगा मुझे लगता था
बिल्कुल ही सीरियस तरह के लोग होते हैं, और एक अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक सिक्लूडेड होके रहते हैं, और मतलब अलग अलग कुछ उनका लाइफस्टाइल होता होगा। पर आपसे जैसे जैसे बात कर रहा हूँ वैसे वैसे मुझे समझ में आ रहा है कि बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं, हमारे जैसे ही शौक हैं। जब उस सीट पे होते हैं, जब फैसला सुनाने की घड़ी आती है, तब आप एक अलग रूप होता है आपका, जब मेरे ख्याल से हर चीज़ को देख कर एनालाइज करके और जो सच है उसका वो फैसला करते हैं। लेकिन उसके अलावा जब आप घर जाते हैं तो आप भी एक आम इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी दिनचर्या वैसे ही जीते हैं। ये तो नहीं, मतलब बिल्कुल सही है। देखिए, बिल्कुल सही। बस देखिए, जो जुडिशियल सर्विसेज है, वो उसमें यही है कि आपको सोसाइटी से अपना एक डिस्टेंस तो बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा, वरना आप न्याय नहीं कर पाओगे। अगर आपकी दोस्ती हो गई किसी से हाँ जी। और उसी का केस आपके सामने आ गया, तो आई आई एम अफ्रेड कि आप हम उसके साथ न्याय कर पाएंगे। मतलब एक झुकाव तो हो ही जाएगा ना थोड़ा सा अपने दोस्त के प्रति। एक सॉफ्ट कॉर्नर तो निश्चित रूप से हो ही जाएगा। बिल्कुल तो ठीक। वही अन्याय को जन्म दे देता है फिर। इसीलिए ट्रेनिंग ट्रेनिंग में भी हम लोगों को बहुत सारी बातें बताई जाती थी, और हमने फॉलो किया हम लोगों ने पूरा। अब तो खैर जमाना बदल रहा है, हालांकि जजेस अभी भी बिल्कुल ऑनेस्टली ही काम करते हैं। हारने वाला तो कहेगा ही कहेगा, दो में से एक पक्ष हारता है। जो हारता वो कह करके कहेगा ही कहेगा कि साहब वो, अरे किसी की सिफारिश आ गई होगी, अरे यार किसी ने दबाव डाल दिया होगा, अरे यार पैसे दे दिए होंगे। ये तो सब ये कॉमन बातें हो गई। अगर आप किसी किसी सोसाइटी को देखें तो आप 100% 24 कैरेट गोल्ड हर जगह नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक। वो बिल्कुल कहते ठीक। हैं ना, एक मछली भी है, एक मछली भी अगर मरती है तो तालाब में से पूर्वज बदबू आने लगती है। लोग जी बाग यही तो कहते हैं कि अरे साहब, सब जुडिशियल सिस्टम ऐसा है, सब साले ऐसे ही है, यही जी कहते हैं ना। जी पर जी। अभी भी बहुत अच्छा सिस्टम है। नहीं, बिल्कुल। आपसे बात करके काफ़ी इंसाइट मिली पवन सर, बहुत कुछ समझ में आया, बहुत कुछ समझना बाकी भी है। पर ये मतलब आपसे मतलब आपकी आपकी बातें सुनने में इतना आनंद आ रहा है, आपकी कहानियाँ सुनने में, आपके आपके दिलचस्पी, आपके शौक जानने में दिल कर रहा है बैठे रहें सुनते रहें। लेकिन मुझे मालूम है कि वक्त की कमी हमेशा रहती है। अब मैं जाते जाते आपसे बस इतना जानना चाहूँगा कि आप इस जनरेशन को, समाज को, मेरी ऑडियंस को, या ओवरऑल एक कोई मैसेज अगर आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ एक मैसेज मुझे बताइए जो आप मेरे माध्यम से मेरी ऑडियंस तक जा सके, लोगों तक पहुंच सके। मेरा अपना मानना ये है ब्रदर आलू वालिया, कि हम दूसरे को भाषण तो सब देते हैं, ऐसे जी। करो वैसे करो, गंदी बात मत करो बना। आत्मानुशासन सबसे पहले, दी डिसिप्लिन शुड स्टार्ट फ्रॉम विद इन। हम अपने आप को पहले डिसिप्लिन कर लेना। जी कोई भी फील्ड है, जी किसी भी फील्ड में हम अपने आप को पहले शेप करें, तब हम जी दूसरे को कहने का अधिकार हमको होगा। एक चीज तो ये। जी दूसरा ये कि हमारा हिंदुस्तान, मैं समझता हूँ कि जितनी डाइवर्सिटीज यहाँ है, उसके बावजूद भी हम लोग आज इंडिया खड़े हुए हैं जी और इंडिया है। कि जिस भी फील्ड पे जिसको जाना है उस फील्ड में जाए, परंतु पूरे पैशन के साथ और पूरे डेडिकेशन के साथ जाए। भावना ये भी होनी चाहिए कि मेरे किसी काम से किसी दूसरे को अननेसेसरी तकलीफ ना हो। नेसेसरी तकलीफ तो बहुत सारी हो सकती है, जी जी वो आउटकम है। अगर आप स्कूटर लेकर के जा रहे हैं और वो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर निकाल रहा है, तो वो तो नेसेसरी इविल है, परंतु ये नहीं कि जबरदस्ती आप रेस दे करके उसको। तो ये सब है, अगर इसको करें तो ऐसा है कि इसका इसका स्काइज आर नॉट द लिमिट्स नाउ। पहले कहावत होती है स्काई द लिमिट, कोई जी। कहीं से कहीं तक जा सकता है। इसमें ये है अब कि कोई कुछ नहीं कर सकता, करने वाला होना चाहिए। स्काई इज नॉट द और लिमिट सेल्फ एनीमोर। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग।
बहुत बढ़िया पवन सर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली और बिल्कुल सच्ची बात बोली कि अगर हम अपने आप को सुधार लेंगे तो मुझे लगता है पूरी दुनिया ही सुधर जाएगी। अगर अपने अपने ऊपर काम करना बिल्कुल शुरू बिल्कुल। कर दिया तो हमें किसी और को समझाने की जरूरत नहीं है, दूसरों को ज्ञान देने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप को ठीक कर लो, बस पूरा समाज ठीक हो जाएगा। हम हम अपनी कॉलोनी में हर आदमी अगर अपने आप को सुधार ले तो फिर वो खराब तो कोई रह ही नहीं जाएगा यहाँ। सही बात है। और इसीलिए मेरे ख्याल से आध्यात्म की तरफ जाते हैं लोग, क्योंकि हिंदुस्तान जैसे देश में तो वैसे तो हर आदमी सलाहकार ही है, हर आदमी एडवाइस देता है। तो जी जी जी। तो इस चीज़ से बचना चाहिए। पवन सर, सच बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। इट इज सो गुड ऑफ यू। बहुत बहुत आप अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। बहुत आपका अच्छा लगा। आपका आभार, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद है पवन सर, आपने मुझे हाँ बोली बात करने के लिए। मैं नहीं नहीं नहीं, वो जी आशा ऐसी कोई करूंगा बात कि नहीं है। इट इज माय प्लेजर। दिस इज माय प्लेजर पवन सर। मैं उम्मीद करूंगा कभी आपसे मिलूंगा पर्सनली भी। बिल्कुल, और यू आर ऑलवेज वेलकम। कभी भी आइए, कभी भी, जर, एनी टाइम। ज़रूर आऊँगा पवन सर। और कोशिश करूंगा फ्यूचर में दोबारा आपको अपने शो में आमंत्रित करूं और फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे। बहुत कुछ रह गया आपसे बिल्कुल। पूछने के लिए, जुडिशरी से जी जी। रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, फिर हम बात करेंगे। ठीक है सर। ओके। थैंक यू पवन सर। तो ये थे पवन जैन जी, जिनसे अभी हमने बातचीत की। आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मुझे उनसे बात करके बहुत मज़ा आया। उम्मीद करता हूँ आप भी इसको एंजॉय करेंगे। आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ शेयर करिए अपने कमेंट बॉक्स में। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सबको शेयर करिए। आई होप आपसे जल्दी मिलूँगा नए एपिसोड में नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।